गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीबीएसई क्वेश्चन पेपर 2023 का सेट 1 डिस्कस करेंगे। सेट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ पॉलीमर एंड प्रोटीन इज। इस क्वेश्चन के लिए हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं: ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली पॉलीमर के लिए और प्रोटीन्स के लिए अगर हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो हम यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इसके लिए आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स इज ड्यू टू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है, उसका कारण क्या है? तो 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर गिवन है। इसके लिए हो जाएगा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हेनरीज लॉ की जो एप्लीकेशंस गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, तो उसमें थर्ड जो एप्लीकेशन है उसमें ये एप्लीकेशन गिवन है जहां पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सेल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन इज। हमें यहाँ पर आयनिक इक्वेशन गिवन है Zn + 2Ag 1 पॉजिटिव, आफ्टर दैट रिएक्शन Zn 2 पॉजिटिव + 2Ag। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर हमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अकॉर्डिंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो हम ऑक्सीडेशन जो हाफ सेल है उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं और जो रिडक्शन हाफ सेल है उसको राइट साइड में रखते हैं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? ये वाला देखिए, जहां पर डी ऑप्शन में आप देखिए जिंक टू जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक 0 से 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और सिल्वर 1 पॉजिटिव से न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहा है, 1 पॉजिटिव से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, डेल जी एंड ई नॉट सेल फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी। हमसे पूछा गया है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या होगी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन हैं, इसमें से करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। देखिए, हमने पढ़ा है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, वो रिएक्शन अपने आप से होगी इंटरनली। और जो सेल पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए, तब वो रिएक्शन फिजिबल मानी जाएगी। फिजिबल मीनिंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ई शेल के लिए, ई शेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है तभी ये वैल्यू, तभी ये रिएक्शन क्या मानी जाएगी? फिजिबल मानी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। 4 ऑप्शंस गिवन हैं और कहा गया है इनमें से कौन सी वैल्यू है जो कैटलिस्ट के द्वारा अफेक्ट होगी। तो सबसे पहले है चेंज इन एंथैल्पी, सेकंड है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, थर्ड है एक्टिवेशन एनर्जी और फोर्थ है चेंज इन एंट्रोपी। तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट का यूज करते ही डिक्रीज हो जाएगी, कैटलिस्ट का यूज करते ही डिक्रीज हो जाएगी। और अगर ऑलरेडी कैटलिस्ट यूज किया हुआ है और उसको हमने रिमूव कर दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2 + Cl2 आफ्टर दैट रिएक्शन 2HCl इज। तो 4 ऑप्शन हमें गिवन है। हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो रिएक्शन है वो फोटोकेमिकल इक्वेशन है और फोटोकेमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट होती हैं। इनका जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। जो हम यहाँ पर यूवी रेज यूज कर रहे हैं, सनलाइट यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में लैंथेनॉइड्स की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है वो है +3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड्स COSO4 NH3 का होल 5 Br एंड CO Br NH3 का होल 5 SO4। ठीक है, ये हमारे पास पूछा गया है, रिप्रेजेंटेशन है इन कंपाउंड्स का, और हमसे पूछा गया है कि आइसोमेरिज्म का टाइप कौन सा है। देखिए, फर्स्ट है ऑप्टिकल, सेकंड लिंकेज, थर्ड आयनाइजेशन एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ पर चेक कीजिए दोनों कंपाउंड्स में चेंज क्या है। ये जो Br है जो काउंटर आयन के तौर पे है, ये सेकंड कंपाउंड में अंदर आ गया है। तो हम जानते हैं कि जो अंदर इस स्क्वायर ब्रैकेट के इस कोऑर्डिनेशन जो स्फेयर है इसके अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर Br अंदर आ गया है और SO4 बाहर चला गया है। तो बाहर वाला जो पार्ट है वो कैसा होता है? आयनाइजेबल पार्ट होता है। तो जो आयोनिक पार्ट है वो चेंज हो रहा है दोनों में। देखिए, SO4 यहाँ पर अंदर है, SO4 यहाँ पर बाहर है, इसलिए ये हो जाएगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है कि एल्काइल फ्लोराइड जो हमारे पास है लाइक RF,
ये बेस्ट प्रिपेयर किस मेथड से होगा? 4 ऑप्शन हमें गिवन है, इसमें से करेक्ट है स्वार्ट्स रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम एल्काइल फ्लोराइड को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन ROH प्लस HCl, आफ्टर दैट रिएक्शन एरो पर ZnCl2 है, RCl प्लस H2O, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स? तो यहाँ पर हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा गया है कि ये जो ROH है, R की जगह पर हमारे पास इस तरह का कार्बन हो सकता है कि ये प्राइमरी अल्कोहल हो या सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, ठीक है। और यहाँ पर कैटलिस्ट भी यूज किया गया है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमारे पास रहेगा फर्स्ट। देखिए 3 डिग्री अल्कोहल अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं तो हमें ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। एल्केन्स चैप्टर में प्रिपरेशन की थ्योरी में स्टार्टिंग में ही ये जो ऑर्डर है गिवन है हमें, और बताया गया है कि थर्ड जो हमारे पास जो ये वाला 3 डिग्री अल्कोहल है, इसमें हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इवन रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम प्राइमरी अल्कोहल यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए होता है और कैटलिस्ट की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3CONH2 ऑन रिएक्शन विद NaOH एंड Br2 इन एल्कोहलिक मीडियम गिव्स। यहाँ पर देखिए ये जो कंपाउंड है ये फंक्शनल ग्रुप है अमाइड CONH2, ठीक है। अमाइड ग्रुप का जो ये कंपाउंड है, ये जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और Br2 के साथ रिएक्शन करेगा एल्कोहलिक मीडियम में, तो यहाँ से हमें प्राइमरी एलिफेटिक अमीन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कंपाउंड प्रिपेयर हो जाएगा CH3NH2, ठीक है। ये रिएक्शन है हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक। हमसे पूछा गया है कि ये 4 कंपाउंड्स हैं हमारे पास ऑप्शंस में, इनमें से सबसे कम बेसिक कौन है? तो देखिए हमने ये NCERT लाइन में ही पढ़ा है कि एरोमेटिक जो अमीन्स हैं वो लेस बेसिक होते हैं। तो यहाँ पर एरोमेटिक अमीन का केवल एक एग्जांपल हमारे पास है C, ठीक है। C ऑप्शन में हमारे पास है C6H5NH2, ये सबसे कम बेसिक रहेगा। कई बार गलती हो जाती है, बच्चे समझ लेते हैं सीधा सीधा हमसे हाईली बेसिक पूछा गया है, तो वो बेसिक वर्ड पढ़ते हैं और सीधा आंसर कर देते हैं फर्स्ट ऑप्शन को। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन पहले ये दे रखा है कि हाईली जो बेसिक होगा हमारे पास वो है CH3 का होल ट्वाइस NH, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है, द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन्वॉल्व इन लिंकिंग द ग्लूकोज यूनिट्स इन एमाइलोज पार्ट ऑफ स्टार्च। स्टार्च के 2 पार्ट्स हैं, एमाइलोज है और एमाइलोपेक्टिन है। एमाइलेज में जो ग्लूकोज यूनिट है हमारे पास वो अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं। और अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट में हमारे पास लिंकिंग भी अल्फा लिंकेज ही रहेगी। अब इसमें अल्फा लिंकिंग के भी 2 ऑप्शंस हैं, A और C, ठीक है। इसमें से C करेक्ट है, क्योंकि जो लिंकेज होती है, जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती है, वो कार्बन फर्स्ट और कार्बन फोर्थ के बीच में बनती है। कार्बन फर्स्ट और कार्बन 4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्फा हेलिक्स इज ए स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ। अल्फा हेलिक्स जो हमारे पास है, इसकी स्ट्रक्चर का फीचर क्या है? देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चरल फीचर है हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स। जो इसकी बैकबोन होती है अल्फा हेलिक्स की, जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, उसमें जो बैकबोन है वो पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है, जबकि इसमें जो बेस पेयर्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एसर्शन में दिया हुआ है NH2 ग्रुप जो कि एक अमाइन ग्रुप है, इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले चेक कर लेते हैं कि ये सही है या गलत है। देखिए ये हमारे पास है अमाइन, अगर हम यहाँ पर इसे जोड़ देते हैं बेंजीन पर NH2 को, ठीक है, तो NH2 पर लॉन पेयर होता है, ये लॉन पेयर प्लस R इफेक्ट शो करता है। प्लस R इफेक्ट का मतलब है कि ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे, मतलब ये ट्रू है, ये जो एसर्शन है वो ट्रू है। एनिलीन कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और जो एनिलीन है, अब क्योंकि कई बार जानते नहीं है बच्चे कि बेंजीन पर NH2 अगर जोड़ दिया जाए तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो एनिलीन होता है। IUPAC ने भी इसको रिकमेंड किया है NH2, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, एनिलीन और एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। ये क्यों नहीं देगा? देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या है, एल्काइलेशन। CH3Cl के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ और ये रिएक्शन होती है AlCl3 के प्रेजेंस में। अब चेक कीजिए यहाँ पर जो कैटलिस्ट है AlCl3, ये लुईस एसिड है और ये NH2 एक लुईस बेस है। तो यहाँ पर CH3Cl के साथ रिएक्शन होने से पहले AlCl3 की रिएक्शन किसके साथ हो जाती है, NH2 के साथ हो जाती है, और ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं, जैसे NH2 और AlCl3। यहाँ पर इस तरह का एक सॉल्ट बन जाता है जिसकी वजह से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आगे नहीं हो पाती है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, ये भी ट्रू है रीजन भी और एसर्शन भी ट्रू है, ठीक है। तो इसका आंसर चेक कीजिए, आंसर क्या लिखा हुआ है, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। ये बात सही है कि दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
एसर्शन हमारे पास है एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन गिव्स ए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। एसिटाइलेशन अगर हम एनिलीन का करते हैं तो हमें वहां पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, वो किस तरह से मिलते हैं देखिए, अगर हम सबसे पहले एनिलीन की रिएक्शन, ये हमारे पास एनिलीन है और एनिलीन की रिएक्शन अगर हम कराते हैं, एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं CH3CO होल ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर हमें प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाता है बेंजीन पर NH और यहाँ पर जुड़ जाता है COCH3 यहाँ से हमें मिल जाता है। अब ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट शो तो करेगा, लेकिन केवल किसके लिए, मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए, केवल मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ही यहाँ पर जुड़ पाएगा। अब रीजन देखिए, एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHCOCH3, ये जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है ग्रुप इज मोर देन दैट ऑफ एमिनो ग्रुप। अब ये यहाँ पर गलत कह रहे हैं कि ये जो इफेक्ट है इस ग्रुप का, ये जो हमारे पास ग्रुप फॉर्म हुआ है NHCOCH3, इसका जो इफेक्ट होता है वो कम होता है, ना कि ज़्यादा होता है। NH3 का इफेक्ट इतना होता है कि ये ऑर्थो और पैरा पर डायरेक्टली मोनो सब्स्टिट्यूटेड से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर शो करेगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड करेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड करेगा। लेकिन ये जो NHCOCH3 है, ये इस ट्राई सब्स्टिट्यूशन की कमी को दूर करके हमें क्या देता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, जिससे हमें इसको सेपरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। इसलिए जो रीजन है ये फॉल्स है और जो एसर्शन है वो ट्रू है। ये ट्रू है और ये फॉल्स है। The molecularity of reaction H2 plus Br2 after that reaction 2HBr appears to be 2। तो यहाँ पर कहा गया है कि एसर्शन में मॉलिक्यूलरिटी बताई गई है इस रिएक्शन की 2, कि यहाँ पर H2 और Br2 दोनों मिलकर 2HBr बना रहे हैं और इसकी मॉलिक्यूलरिटी को देखा गया है, अपियर किया गया है 2। ठीक है, रीजन है 2 molecules of reactants are involved in given elementary reaction। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर 2 molecule, 1 molecule of H2 and 1 molecule of Br2 इन्वॉल्व हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर। ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं both assertion and reason are true, दोनों ही ट्रू हैं। एंड रीजन, जो रीजन है इस रिएक्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसको कर रहा है जो रीजन है एसर्शन को। अब हमारे पास है सेक्शन बी, जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए है। What is Henry's law? Give one example और एप्लीकेशन ऑफ इट। हमें यहाँ पर हेनरीज लॉ की डेफिनेशन देनी है और उसकी एक एप्लीकेशन भी देनी है। ठीक है, तो हेनरीज लॉ की डेफिनेशन देखिए, इट स्टेट दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। इसके लिए एक्सप्रेशन जो बनता है देखिए, सकते हैं आप, डेफिनेशन में है पार्शियल प्रेशर P ऑफ ए गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने KH यूज किया है। KH क्या है हमारे पास, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, इसकी एक एप्लीकेशन यहाँ पर चेक कर लेते हैं। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। अगर हमें हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन चेक करनी है तो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर बोतल्स को चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम उन्हें ओपन करते हैं तो उसमें से हाई प्रेशर जो गैस हमने उसमें डिसॉल्व की थी, उसे सील किया था, उसमें से गैस तुरंत बाहर निकल जाती है और उसका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी है CO2 सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, उसे हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग ही सील किया जाता है हाई प्रेशर पर, क्योंकि हाई प्रेशर पर उसे सील किया जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल फ्रैक्शन जो रहेंगे CO2 के, वो हाईली सॉल्युबल रहेंगे लिक्विड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 के फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है, ऑन डाइल्यूटिंग 2 इलेक्ट्रोलाइट्स A and B the molar conductivity of A of increases 25 times while that B increases by 1.5 times. Which of 2 electrolyte is strong? Justify your answer graphically। देखिए ग्राफ हमें आगे वन है कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कीजिए थ्योरी से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली। बिल्कुल सही है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो लिक्विड में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, इवन ऑन हाई कॉन्सेंट्रेशन। Therefore concentration of such solution almost same। लेकिन इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ध्यान रखिए इस बात को, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सेम होती है डाइल्यूशन करने पर भी। अगर हम डाइल्यूट भी करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तो उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, और यही इन्हें डिफरेंट बनाती है किससे, वीक इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट B इज स्ट्रॉन्गर देन A, जो B इलेक्ट्रोलाइट है ये स्ट्रॉन्गर है A से, बिकॉज रीजन क्या है, इन B द आयंस द सेम ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर भी, लिक्विड में डाइल्यूट करने पर भी जो B इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, और यही हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा है। बट ओनली इंटर आयोनिक अट्रैक्शन डिक्रीजेस, केवल क्या कम होगा, जो उनके बीच में आयोनिक अट्रैक्शन है वो केवल कम होगा, बाकी जो आयंस है हमारे पास वो कांस्टेंट रहेंगे।
वाइल इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, जबकि क्या डाइल्यूशन करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास ए है उसमें आयंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। यहां पर आप ग्राफ चेक कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो हमारे पास जा रहा है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है और जो कर्विकल ग्राफ है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। ये ग्राफ एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के और में जो क्वेश्चन है वो हमारे पास न्यूमेरिकल है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 molar NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 to the power 3 ohm. Calculate the conductivity. तो देखिए इस न्यूमेरिकल में हमें डेटा गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, लेंथ गिवन है कॉलम की, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है और डायमीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, कॉलम का एरिया निकालेंगे। देखिए कॉलम का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू और आर, क्योंकि हमारे पास डायमीटर क्या है 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर को आधा कर लेंगे 0.5 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर कर लिया, हमारे पास कैलकुलेट करने पर आया 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद चेक कीजिए यहाँ पर है कंडक्टिविटी, हमसे कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिया है, जो हमें गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला बनाया है। देखिए लेंथ की यूनिट है सेंटीमीटर और यहाँ पर एरिया की यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर और रेजिस्टेंस की यूनिट है हमारे पास ओम। ठीक है, अब यहाँ चेक कीजिए आप, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ओम है ये ओम इनवर्स हो जाएगा तो हम इसे साइमन लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो वैल्यूज हमने पुट की हैं उनको कैलकुलेट करके ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो किसके लिए रहेगी, कंडक्टिविटी के लिए रहेगी, 11.47 into 10 to the power -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें यहाँ पर इनकम्प्लीट इक्वेशंस दी हुई हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क इस तरह से क्वेश्चन पेपर में था, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। 2MnO4 1 नेगेटिव प्लस 5NO2 1 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम है और यहाँ पर प्रोडक्ट बना है हमारे पास 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 5NO3 1 नेगेटिव प्लस 3H2। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 है यहाँ पर और यहाँ पर +2 है, तो ये रिड्यूस हो रहा है। और NO2 जो यहाँ पर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 है और यहाँ पर +5 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर इंक्रीज हो रही है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Mn का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो MnO4 1 नेगेटिव है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इसी तरह से सेकंड जो पॉइंट है उसमें हमारे पास है डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर हमारे पास है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 से +3 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। अगर ये खुद को रिड्यूस कर रहा है तो ऑक्सीडेशन भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये हमारे पास कंप्लीट रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जिसका ए पार्ट है, जिसमें हमें रिएक्शन कोई कंप्लीट करना है। ए और बी प्रोडक्ट हमें बताने हैं, ए और बी प्रोडक्ट हमें यहाँ पर बताने हैं। CH3 CHOH और CH3 ये जो हमारे पास एल्कोहल है इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करेंगे, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और जहाँ OH है वहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है, PCl5 में से एक क्लोरीन OH को हटाकर यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद देखिए बी जो प्रोडक्ट है इसमें गलती हो सकती है, AgCN है तो डायरेक्टली बच्चे इसे CN ही जोड़ देंगे और वही गलती हो जाएगी, क्योंकि ये जो AgCN है ये कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है। पहला पॉइंट तो ये है और दूसरा पॉइंट जो ये CN है ये क्या है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, जो कार्बन की तरफ से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी जुड़ सकता है। अगर यहाँ पर होता KCN तो ये हमारे पास आयोनिक होता और आयोनिक फॉर्म में ये जुड़ता CN की फॉर्म में यहाँ पर, जबकि ये कोवेलेंट की फॉर्म में ये जुड़ेगा नाइट्रोजन की तरफ से, तो ये बनाएगा आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका CH3 CH2 CH2 Cl प्लस KOH। अब ये इथेनॉलिक है, मतलब एल्कोहलिक KOH हमें यहाँ पर लेना है, और जब हम जो KOH है वो एल्कोहलिक लेते हैं, यहाँ पर गलती बहुत ज़्यादा होती है। कई बार ये एक्वस फॉर्म में होता है तब हम चेक नहीं करते और एल्कोहलिक फॉर्म में होता है तब भी चेक नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर इथेनॉलिक फॉर्म है, मतलब एल्कोहलिक मीडियम है। अगर एल्कोहलिक मीडियम है तो यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन क्या एलिमिनेट होगा, यहाँ से हमारे पास एलिमिनेशन होगा क्लोरीन का और यहाँ से एक हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यहाँ से एक हेलोजन एटम चला गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अगर ये एल्कोहलिक मीडियम है, अगर ये एक्वस मीडियम होता, ये भी बात यहाँ पर ध्यान रखिए आप, अगर ये एक्वस मीडियम होता तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती, OH यहाँ क्लोरीन की जगह आ जाता और क्लोरीन OH की जगह आ जाता। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद आगे इसमें जो बी प्रोडक्ट हमसे पूछा गया है, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसकी मिरर इमेज डिफरेंट बनेगी। ठीक है, सेम नहीं बनेगी, ऑप्टिकल एक्टिव है ये कंपाउंड। अगर इसकी रिएक्शन HBr के साथ कर देते हैं, HBr के साथ करते हैं तो यहाँ पर मार्कोवनिकोव रूल लग जाता है। अगर यहाँ पर परऑक्साइड होता
तो ये होता एंटी मार्कोवनिकोव। अगर यहाँ पर पेरोक्साइड एब्सेंट है तो यहाँ पर है मार्कोवनिकोव इफेक्ट, और मार्कोवनिकोव इफेक्ट में जो हेलोजन है वो मिडिल कार्बन पर अटैच हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है ये वाला साइड कार्बन पर अटैच हो जाएगा। ये होगी एडिशन रिएक्शन, मार्कोवनिकोव एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंट द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 23 में फर्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन है फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। देखिए क्योंकि एक नंबर में ही है क्वेश्चन इसलिए इसे एक लाइन में ही बताया गया है। देखिए यहाँ पर हमारे पास है ये फिनॉल जो कि H पॉजिटिव को बाहर निकाल के फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिनॉक्साइड आयन है और ये हमारे पास है CH3O, ये हमारे पास अल्कोक्साइड आयन है, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल गया। देखिए इसको कैसे समझना है, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। अगर यहाँ चेक करते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज किस तरफ आ जाएगा, रेजोनेंस में आ जाएगा, और रेजोनेंस में आने पर डीलोकलाइजेशन पूरी बेंजीन रिंग पर होगा। इस तरह से पूरी बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा, और अगर ये डीलोकलाइजेशन में चला जाएगा तो ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है ये कम हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से H पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगी। H पॉजिटिव को अट्रैक्ट ऑक्सीजन ये नहीं करेगी, इसलिए क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि हमने एसिड की डेफिनेशन पढ़ी है जो इजीली अपना H पॉजिटिव डोनेट कर देता है, वो क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो ये फिनॉक्साइड आयन H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद भी स्टेबल है रेजोनेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ये अल्कोक्साइड की बात करें तो ये जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बढ़ जाएगा तो ये H पॉजिटिव बहुत इजीली वापस आ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो एसिड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा वीक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें सेकंड क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ एल्काइल चेन ब्रांचिंग। देखिए ये कहा गया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल का वो कम हो जाएगा अगर हम एल्काइल चेन में ब्रांचिंग कर देते हैं, स्ट्रेट चेन की जगह ब्रांचिंग यूज कर लेंगे। देखिए बिकॉज ब्रांचिंग डिक्रीजेज द सरफेस एरिया, जो ब्रांचिंग करेंगे अगर हम तो वहां पर जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा, और वंडरवॉल फोर्सेज अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है यहाँ पर ब्रांचिंग, बिकॉज ब्रांचिंग डिक्रीज द सरफेस एरिया, जैसे ही हम ब्रांचिंग करेंगे तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, और वंडरवॉल फोर्सेस भी क्या हो जाएंगे डिक्रीज हो जाएंगे। और वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज क्यों हुई हैं, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ है, सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ है। इसीलिए एग्जांपल चेक कर सकते हैं आप CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो इसी की आइसोमेरिक फॉर्म है CH3 CH CH3 CH3। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक ब्रांच फॉर्म हो गई है, यहाँ पर स्ट्रेट चेन है, तो यहाँ पर इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, सेकंड वाले का कम रहेगा। 3 का बी पार्ट है हमारे पास, राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। हमें यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है जिसमें एल्कोहल H पॉजिटिव आयन 443 केल्विन टेम्परेचर है, और यहाँ से एल्किन फॉर्म हो रहा है प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। तो ये तो पता लग रहा है कि यहाँ से OH इस कार्बन से और H इस कार्बन से बाहर निकल रहा है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो मैकेनिज्म किस तरह से है कि H पॉजिटिव जो आयन है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये जो H पॉजिटिव आयन है ये इस एल्कोहल के साथ जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन फास्ट रहेगी, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, रिवर्सिबल ये रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन ऐड हो गया है इसके अंदर। सेकेंड पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर यहाँ पर हम चेक करें ये जो H2O बन रहा है ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है, वाटर इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, ये जल्दी से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और यहाँ से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो डीप्रोटोनेशन भी लिख सकते हो और फॉर्मेशन ऑफ इथीन भी लिख सकते हो। डीप्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन का मीनिंग क्या है, H पॉजिटिव को बाहर निकालना। तो यहाँ से ये जो CH3 है इस CH3 में से एक हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में 11th क्लास में भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ से एक H पॉजिटिव बाहर निकलेगा और एल्किन फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा। ये हमारे पास मैकेनिज्म है इस रिएक्शन के लिए है। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन रैमर-टाइमन रिएक्शन। हमें इसके लिए इक्वेशन देनी है, तो इक्वेशन हमारे पास है, इसमें फिनॉल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के साथ और NaOH एक्वस मीडियम में है हमारे पास, और ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है जिसमें फिनॉक्साइड आयन है और CHCl2 यहाँ पर अटैच हो जाता है ऑर्थो पोजीशन पे। उसके बाद NaOH फिर से इसके साथ रिएक्ट करेगा और NaOH यहाँ पर इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, कुछ इस तरह से। देखिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हमारे पास है CHCl2 हमारे पास है। अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, NaOH के साथ करवाते हैं, तो यहाँ से 2 मोल हम ले लेंगे NaOH के, तो 2 मोल OH नेगेटिव हमें मिलेगा। 2 मोल OH नेगेटिव अगर यहाँ पर अटैच हो जाए, 2 मोल OH नेगेटिव अगर यहाँ पर अटैच हो जाएगा इस तरह से, देखिए 2 मोल OH नेगेटिव अगर यहाँ पर इस तरह से अटैच हो जाएगा, तो हम जानते हैं एक ही कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल
बाहर निकल जाएगा और यहाँ से एल्डिहाइड फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, एल्डिहाइड फॉर्मेशन कर लिया, उसके बाद एसिडिफिकेशन करेंगे, एसिडिफिकेशन के बाद ये जो सोडियम फेनॉक्साइड आयन है यहाँ से ये Na बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह H पॉजिटिव जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड, हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन है किसके लिए, राइमर टाइमन रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली। फर्स्ट टर्म है कार्बाइलामीन रिएक्शन और सेकंड है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो कार्बाइलामीन रिएक्शन है, उसके लिए थ्योरी है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमीन्स। यहाँ पर थ्योरी हमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग है, हमने यहाँ पर एलिफेटिक अमीन लिया है, क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन हो रही है, इसे हीट किया गया है और हमें यहाँ से आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन। ठीक है, तो ये टोटल रिएक्शन किस नाम से जानी जाती है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन के नाम से। सेकंड इसमें क्या है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। इसमें थ्योरी चेक करते हैं, थैलामाइड ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास है थैलामाइड, ये KOH के साथ रिएक्शन करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा, पोटेशियम सॉल्ट थैलामाइड का। ये हमारे पास है पोटेशियम सॉल्ट थैलामाइड के लिए, विच ऑन हीटिंग, इसको हीट किया गया है एल्काइल हैलाइड के साथ, CH3Cl के साथ हीट किया गया है, फॉलोड बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, फिर हमें यहाँ पर NaOH की प्रेजेंस में एक्वस एल्कलाइन मीडियम लेना है, मतलब बेसिक मीडियम लेना है, और वहां से हमें प्राइमरी अमीन प्रोड्यूस हो जाता है, प्राइमरी अमीन हमारे पास मेन प्रोडक्ट के तौर पर बन जाता है। तो ये रिएक्शन हमारे पास है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। क्वेश्चन है राइट केमिकल रिएक्शन टू शो दैट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स द स्ट्रेट चेन। हमें यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन लिखनी है जो ये शो करे कि जो ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रेट चेन कंटेन करती है वो। ठीक है, जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है वो एक स्ट्रेट चेन कार्बन के फॉर्म में है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, हमने ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ कराई है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ उसे हीट किया है और यहाँ से N हेक्सेन फॉर्म हुआ है, और N हेक्सेन ही रिप्रेजेंट करता है कि जो ओपन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की वो क्या है, स्ट्रेट चेन की फॉर्म में है। व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए किस टाइप की लिंकेज रेस्पॉन्सिबल होती है, तो उस लिंकेज का नाम है पेप्टाइड लिंकेज। इस तरह से आप देख सकते हो, अमाइड लिंकेज होती है ये, जैसे CH3CONH CH CH3 और CH3। अगर हम 2 अल्फा एमिनो एसिड लेते हैं तो वहां पर ये लिंकेज हमें देखने को मिलती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। हमारे पास नेक्स्ट है सेक्शन C, जिसमें 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हमें यहाँ पर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस बताना है। देखिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए द सॉल्यूशंस ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस। जो सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को ओबे करें वो आइडियल सॉल्यूशंस हैं, और जो ना करें वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं। जिसमें अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है, वॉल्यूम सेम रहता है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। और अगर वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं सोल्यूटर सॉल्वेंट को मिक्स करके और वहां पर वॉल्यूम में अगर चेंज आ जाता है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। जहां पर मिक्स करने पर एंथैल्पी में अगर चेंज नहीं आता है, डेल H चेंज इन एंथैल्पी, मिक्सिंग कितनी रहती है, 0 रहती है, तो वहां पर अगर चेंज कुछ नहीं आता है एंथैल्पी में तो वहां पर आइडियल सॉल्यूशन है, और जहां चेंज आ जाता है वो क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ये हमारे पास डिफरेंस है किसके बीच में, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। हमने यहाँ पर 30 ग्राम यूरिया को 846 ग्राम पानी में घोल दिया है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर वाटर का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें यहाँ गिवन डेटा है। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट यूरिया है 30 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 846 ग्राम वाटर, और उसके बाद मॉलिक्यूलर मास है वाटर का 18 ग्राम मोल इनवर्स, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम मोल इनवर्स। और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है P01 माइनस P1 और P0 डिवाइडेड बाई P01, ठीक है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। इसको ओपन किया गया है तो मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग इस तरह से ओपन हो गया है। नंबर ऑफ यहाँ पर है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर है मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और नंबर ऑफ मोल्स को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। देन वैल्यू पुट की हमने यहाँ पर 23.8 mmHg वेपर प्रेशर है हमारे पास, जो हमने लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने जो वेपर प्रेशर लिया है वो है हमारे पास 23.8 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, मासेस और मोलर मासेस को यहाँ पर पुट कर दिया है, और देन P1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके आई है 23.5 mmHg। तो यहाँ से वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना आया है, 23.5 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट मेन प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद NaI एसीटोन। हमसे यहाँ पर कहा गया है मिथाइल क्लोराइड अगर रिएक्ट करता है सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन है फिंकलस्टेन रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है, जिसमें हैलोजन एक्सचेंज होगा, आयोडीन की जगह क्लोरीन और क्लोरीन की जगह आयोडीन आ जाएगा, यहाँ से मिथाइल आयोडाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन।
ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर ये हमारे पास है, इसकी हाइड्रोलिसिस की गई है और हाइड्रोलिसिस करते ही, क्योंकि हम जानते हैं कि OH जो नेगेटिव है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है किसकी अपेक्षा, क्लोरीन की अपेक्षा, ठीक है, इसलिए ये क्लोरीन को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और यहां पर OH आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पिक्रिक एसिड, कॉमन फॉर्म में इसे पिक्रिक एसिड बोलते हैं, अदरवाइज इसे बोलेंगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें, एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं इसी कोड में, हमने यहाँ पर कहा था आपसे कि अगर एल्कोहलिक फॉर्म में KOH है तो यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ से हेलोजन बाहर निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो यहाँ से डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन होगी और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर कन्वर्जन करना है, देखिए फिनॉल को पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करना है। अगर हम फिनॉल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कर देते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से हमें NO2 इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, और वो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पिक्रिक एसिड, ये हम अभी लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोपेनोन टू 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, यहाँ पर देखिए प्रोपेनोन की स्ट्रक्चर ये है हमारे पास। फर्स्ट स्टेप में हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, CH3MgBr, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन की, और सेकंड पॉइंट में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे और हमारे पास ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा CH3CCH3CH3। यहाँ पर आप चेक कीजिए इसका नाम क्या है, सेकंड, अगर हम इसको ले लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन इस तरह से ले लेते हैं तो सेकंड कार्बन पर क्या है, मिथाइल है, ये रहा सेकंड कार्बन पर मिथाइल है और सेकंड कार्बन पर ही OH है, मतलब ऑल है, प्रोपेन टू ऑल, 3 कार्बन है, प्रोप और सिंगल बॉन्ड है एन, और 2 पर क्या है, OH ग्रुप है तो ऑल, ठीक है जी। थर्ड कन्वर्जन है प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपीन हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अब इसे हमें एल्कोहल बनाना है। एल्कोहल बनाने के लिए हम यहाँ पर मेथड यूज कर रहे हैं HBH2 का होल ट्वाइस, मतलब ये हमारे पास कंपाउंड है B2H6, ठीक है। और जहां पर हम डाइबोरेन यूज करते हैं B2H6, उस मेथड को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन हो रहा है और सेकंड जो पॉइंट है उसमें क्या हो रहा है, उसमें हम H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेसिक मीडियम में इस रिएक्शन को कर रहे हैं, तो हमारे पास कंपाउंड मिल जाएगा एल्कोहल, जो हमारे पास है प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई, हमें यहाँ पर रीजन देना है। कार्बोक्साइल ग्रुप इन बेंजोइक एसिड इज मेटा डायरेक्टिंग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रीजन देखिए, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इसे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, लेकिन कहां पर, मेटा पोजीशन पर। देखिए किस तरह से, अगर हम यहां पर बना लेते हैं, नीचे इसको समझ लेते हैं, यहां पर देखिए ये हमारे पास बन जाता है बेंजोइक एसिड, कार्बन और यहां पर OH और यहां पर डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से यहां से रेजोनेंस इस तरह से बनेगा, मतलब -R इफेक्ट शो करेगा। -R इफेक्ट की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, 3 पोजीशंस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और ये भी पॉजिटिव साइट है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर हम मेटा पोजीशन की बात करें, ये मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पर ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो मेटा पोजीशन पर क्या जुड़ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो सकता है, इसलिए रीजन लिखा गया है because it is an electron withdrawing group, deactivating group, electrophilic substitution takes place at the meta position। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो केवल कहाँ होगा, मेटा पोजीशन पर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स के प्योरिफिकेशन के लिए हम सोडियम बाइसल्फाइड का यूज करते हैं, उसके लिए रीजन देना है। रीजन हमारे पास है बिकॉज एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म एडिशन कंपाउंड, जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, और उसके बाद अगर हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें वहां से प्योर एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड मिल जाते हैं, प्योर फॉर्म में एल्डिहाइड और कीटोन वहां से प्रिपेयर हो जाते हैं। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फर्स्ट पॉइंट की तरह ही है, ड्यू टू रेजोनेंस कार्बोक्सिलिक कार्बन बिकम्स लेस इलेक्ट्रोफिलिक। हमने यहाँ पर इसे डिस्कस भी किया था कि जो कार्बोनिल कार्बन है ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ से फिर पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा ग्रुप पर, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोफिलिक। और किसकी वजह से हुआ, रेजोनेंस की वजह से। तो रेजोनेंस वाला पॉइंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन के और में एक क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O ऑन ट्रीटमेंट विद Cu एट 573 Kelvin gives B. B does not reduce Fehling solution but give a yellow PPT of compound C with I2NaOH. Deduce the structures of A, B and C. हमें यहाँ पर
थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें हमें ए बी और सी बताने हैं। ए बी और सी जो कंपाउंड है उनकी स्ट्रक्चर बतानी है। तो देखिए इसका आंसर चेक करते हैं। जो हमारे पास बी कंपाउंड है ये रिड्यूस नहीं कर रहा है फॉलिंग सॉल्यूशन को, और फॉलिंग सॉल्यूशन को अगर रिड्यूस नहीं कर रहा है तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, या तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है या फिर ये कीटोन है, एलिफेटिक कीटोन भी हो सकता है। एंड बी गिव रिएक्शन विद I2NaOH। अगर ये जो बी कंपाउंड हमारे पास बनेगा ये I2 और NaOH के साथ रिएक्शन दे रहा है तो ये मिथाइल कीटोन है, इट मस्ट बी मिथाइल कीटोन। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो ए कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला हमें दे रखा है C3H8O, इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा CH3CH CH3 और CH पर OH, ठीक है। 2 प्रोपेनॉल हमारे पास बन जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। कॉपर 573 केल्विन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो सेकेंडरी अल्कोहल है इसलिए कीटोन फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसा हमने कहा कि कीटोन भी फॉलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा, नॉट रिड्यूस फॉलिंग सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास मिथाइल कीटोन है क्योंकि दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ भी मिथाइल ग्रुप होता तब भी ये मिथाइल कीटोन होता। तो ये मिथाइल कीटोन टेस्ट देगा और यहां से हमारे पास बन जाएगा आइडोफॉर्म। इसे आइडोफॉर्म भी बोलते हैं और इस पूरे टेस्ट को आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। तो हमारे पास ए बी और सी की स्ट्रक्चर हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ लैक्टोज एंड माल्टोज। हमें यहाँ पर लैक्टोज और माल्टोज के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स को बताना है। देखिए अगर हम लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से हमें D प्लस ग्लूकोज और D प्लस गैलेक्टोज 2 प्रोडक्ट्स हैं सब यहाँ पर मिलेंगे। और सेकंड है माल्टोज। माल्टोज की अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से 2 यूनिट्स हमें मिलती हैं ग्लूकोज की, ठीक है जी। इसके बी पॉइंट में जो क्वेश्चन है वो है गिव द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन स्टार्च एंड सेल्यूलोज। हमें स्टार्च और सेल्यूलोज में स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताना है। तो इसके लिए देखिए स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ एल्फा ग्लूकोज। यहाँ पर जो स्टार्च है वो पॉलीमर है एल्फा ग्लूकोज का। स्टार्च में जो यूनिट्स हैं बेसिक यूनिट्स वो किसकी हैं, एल्फा ग्लूकोज की हैं। वाइल सेल्यूलोज इज ए पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। जबकि सेल्यूलोज में जो यूनिट्स हैं बेसिक यूनिट्स हैं सेक्शन डी जिसमें केस बेस्ड टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमें एक पैराग्राफ गिवन है और उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पैराग्राफ पढ़ते हैं सबसे पहले। द रेट ऑफ रिएक्शन इज कंसर्न्ड विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पर रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन दे रखी है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड एवरेज रेट ओवर ए लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की भी डेफिनेशन गिवन है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय रेट लॉ। अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन चेक करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का तो वो किस लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगा, रेट लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगा। रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, एक और टर्म है रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ये दूसरी टर्म है। कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द रेट लॉ और इट्स इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हम यहाँ पर रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं रेट लॉ से। यहाँ पर जो रेट लॉ की बात की गई है इस रेट लॉ से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए इस पैराग्राफ के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन थी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिकली यहां से है इंस्टेंटेनियस रेट हो गया एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड एवरेज रेट ओवर ए लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। अब जो एवरेज रेट है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर हमने यहाँ पर लिखा है वो है चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। हमने यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की जो डेफिनेशन लिखी है वो रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग भी लिख दी है और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी लिख दी है। और यहाँ पर हमने चेंज लिखा है कॉन्सेंट्रेशन में, तो रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है डिक्रीज होना और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होता है इंक्रीज होना। सेकंड क्वेश्चन है राइट 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। हमें कोई 2 फैक्टर लिखने हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करें, या मतलब उन फैक्टर्स के होने से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़े, या तो इंक्रीज हो जाए रेट या फिर डिक्रीज हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होती है। इसी तरह से सरफेस एरिया, अगर हम रिएक्टेंट का जो सरफेस एरिया है उसे कम ज़्यादा करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही रेट ऑफ रिएक्शन भी कम ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए इसके लिए आंसर बहुत सिंपल है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कंडीशन है कि जो रेट है रिएक्शन का वो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता है, केवल कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। इसलिए लिखा गया है रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहां पर हमें के कांस्टेंट की यूनिट बतानी है रेट कांस्टेंट की जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट होगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से हमने इस फर्स्ट केस बेस्ड टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। 3 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पैराग्राफ गिवन है, देखिए इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शोज टू टाइप ऑफ लिंकेजेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल टू टाइप के लिंकेज शो करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल, जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं वो आयनिक होती हैं, एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज से सेटिस्फाई होती हैं। सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल और नेगेटिव आयंस हैविंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो लिगेंड की फॉर्म में होती है, और वो या तो न्यूट्रल एटम से सेटिस्फाई होती है या फिर नेगेटिव आयंस, और नेगेटिव आयंस वहां पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कहा गया है। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन एटम्स पर होंगे उनको हम नेगेटिवली चार्ज आयंस बोलेंगे, जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल वाइल सेकेंडरी वैलेंसीज डिसाइड द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। प्राइमरी वैलेंसीज नॉन डायरेक्शनल होती हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज डायरेक्शनल होती हैं, और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की शेप को भी डिसाइड करती हैं। इसके लिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ PtCl2.2NH3 डज नॉट रिएक्ट विद AgNO3 व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला। जब ये जो कंपाउंड है हमारे पास ये AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ से क्या फॉर्म होगा, तो वो कंपाउंड है हमारे पास प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl2 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ CO इन थ्राइस 3 पॉजिटिव। तो देखिए सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, जो लिगेटिंग स्पीसीज होती हैं उन्हीं को आप काउंट कर लीजिए, वही क्या होती है सेकेंडरी वैलेंसी। अब हमें पता है कि जो इन है ये डाइडेंटेट लिगेंड है, डाइडेंटेट लिगेंड मतलब हम 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। हमें यहाँ पर इस के लिए फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख लिया है Fe4, ठीक है, Fe4 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट FeCN का होल 6 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर बाहर 3। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं और इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो बाहर वाले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +3 और अंदर वाले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +2, ठीक है जी। इसमें बी पॉइंट है, राइट द IUPAC नेम ऑफ CONH3 का होल 5 Cl स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज Cl2। तो देखिए सबसे पहले लिगेटिंग स्पीसीज की नेमिंग होती है, तो अल्फाबेटिकली अमीन्स पहले आता है, तो पेंटा अमीन 5 अमीन है, पेंटा अमाइन क्लोराइडो Cl है, क्लोराइडो कोबाल्ट, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, तो 3 रोमन न्यूमेरल में हमने यहाँ पर लिख दिया है, और बाहर जो काउंटर आयन है वो क्या है क्लोराइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट कॉलरुच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड अकॉर्डिंग टू कॉलरुच लॉ। सबसे पहले हमें लॉ की डेफिनेशन लिख लेनी है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। देखिए हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना है, वही क्या है कॉलरुच लॉ। हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट गिवन है और उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना है, और उसके रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं कॉलरुच लॉ। तो देखिए इसके लिए क्या है, हमने NaCl यहाँ पर लिया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है इज इक्वल टू, यहाँ पर है लैम्डा नॉट Na1 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, तो यही तो लिखा हुआ है सम है, देखिए सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनायन, एनायन ये रहा, एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो इस इलेक्ट्रोलाइट के ये कैटायन है, ये एनायन है, यही है हमारे पास कॉलरुच लॉ का एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पूछा गया है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एंड लॉग Kc फॉर द गिवन रिएक्शन एट 298 केल्विन। यहाँ पर हमें रिएक्शन गिवन है निकल +2Ag 1 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में है, आफ्टर दैट रिएक्शन निकल 2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म +2Ag, ठीक है। ये हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है और कुछ डेटा गिवन है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू गिवन है हमारे पास निकल की, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.25 वोल्ट और सिल्वर की +0.80 वोल्ट, और फेराडे वैल्यू गिवन है 96500, ठीक है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है हमें यहाँ से चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेट करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला है -NFE0 सेल। तो देखिए n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस रिएक्शन में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यहाँ से निकल Ni से Ni 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, इनटू F फेराडे की वैल्यू गिवन है, और यहाँ से हमने सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ये E0 सेल है ना, तो E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड पर है सिल्वर और एनोड पर है निकल, तो यहाँ से कैथोड माइनस एनोड, तो यहाँ पर -0.25 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सॉल्व होके 1.05 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 202.65 किलो जूल मोल इनवर्स। अब क्योंकि इस नेगेटिव को आप इस तरफ ले जाइए
तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, और जहां पर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। उसके बाद देखिए, अगर हम log Kc की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करते हैं तो log Kc इज इक्वल टू n ई नॉट सेल डिवाइडेड बाई 0.059 इज इक्वल टू, तो ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास है, n की वैल्यू हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाई 0.059, तो log Kc यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 35.6। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां से log Kc की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट इसके और में जो क्वेश्चन है वो है स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu। सबसे पहले हमें फैराडे फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन देनी है, तो डेफिनेशन है हमारे पास, इट स्टेट दैट द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। बहुत सिंपल है, देखिए अगर हम चेक करें तो जो किसी भी सब्सटेंस का मास होगा वो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा मास इलेक्ट्रोड से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, जितना हम उस रॉड में से चार्ज या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे उस टोटल इलेक्ट्रोलाइट में से। ऐसे समझिए, यहाँ पर ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें हमने एक रॉड रखी हुई है, जैसे ही हम इसे इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से जितना भी मास इस रॉड का इस सॉल्यूशन में घुलेगा या फिर जितना भी मास इस सॉल्यूशन में से इस मेटल रॉड पर डिपॉजिट होगा वो मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, जितना हम करंट इसमें से पास करेंगे, जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करेंगे। यही क्या है हमारे पास, फैराडे फर्स्ट लॉ। अब देखिए यहां पर सेकंड क्वेश्चन यही है, हाउ मच चार्ज इन टर्म ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu। हमें अगर रिडक्शन करना है Cu2 पॉजिटिव टू Cu का, तो उसका मीनिंग क्या है, Cu2 पॉजिटिव 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, रिक्वायर्ड है हमें टू रिड्यूस Cu2 पॉजिटिव टू Cu। हेंस चार्ज रिक्वायर्ड इन टर्म ऑफ फैराडे, तो अगर हम फैराडे की टर्म में चार्ज रिक्वायर्ड यहां पर देखें तो वो चार्ज रिक्वायरमेंट है 2F। देखिए यहां पर अगर हम चार्ज रिक्वायरमेंट चेक करें तो वो है हमारे पास 2F, हेंस चार्ज रिक्वायर्ड इन टर्म ऑफ फैराडे इज 2F। है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग एक रिएक्शन गिवन है जिसमें Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर। ठीक है, और कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है इसका, तो यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है एक्वस सॉल्यूशन में 0.01 मोलर। और गिवन डेटा है हमारे पास, सेल पोटेंशियल गिवन है प्लस 2.71 वोल्ट और फैराडे की वैल्यू गिवन है और log 10 की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो नर्नस्टिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड में तो हमें पता है, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो नर्नस्ट इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की हैं, देखिए ई नॉट सेल की वैल्यू, उसके बाद यहाँ n की वैल्यू, यहाँ पर n होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए हैं, लॉस और गेन हुए हैं, वो हमारे पास है 2, क्योंकि Mg 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन हुए हैं। ठीक है, Mg जो ऑक्सीडेशन पार्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन और Cu जो रिडक्शन पार्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर पुट की गई है, और फाइनली हमारे पास ई शेल की जो वैल्यू आ जाएगी वो रहेगी 2.68, क्योंकि यहाँ से log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जो हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2.68 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है असाइन रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए रीजन देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीज एग्जिबिट्स द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 अमंग द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैग्नीज 3D सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +7 देता है। उसका रीजन देना है हमें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो क्या है, 3d5 4s2। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कीजिए, डी में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 5 है। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर जनरली फाउंड टू बी गुड कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शंस। तो ट्रांजिशन मेटल्स को गुड कैटलिस्ट कहा गया है और इसके लिए रीजन पूछा है। देखिए इसमें रीजन है ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दूसरा रीजन है ड्यू टू एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बिल्कुल सही है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही बात है। थर्ड है इसमें ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया। अब हम जानते हैं कि ये ट्रांजिशन सब की सब क्या है, मेटल्स हैं, और मेटल्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, सरफेस एरिया यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ट्रांजिशन मेटल्स एक अच्छे कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Cr2 पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग इन नेचर व्हाइल द सेम d ऑर्बिटल्स कॉन्फिगरेशन D4 Mn3 पॉजिटिव इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर हमें रीजन पूछा है
Cr2 पॉजिटिव तो रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है और Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? तो यहाँ पर चेक कीजिए आंसर। Cr2 पॉजिटिव चेंजेस फ्रॉम D4 टू स्टेबल हाफ फिल्ड T2G3 कॉन्फ़िगरेशन वाइल Mn3 पॉजिटिव चेंजेस टू स्टेबल हाफ फिल्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए यहाँ पर अगर Mn अगर 3 पॉजिटिव में है तो वो अपना हाफ फील्ड कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा और Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो खुद को रिड्यूस कर लिया, और खुद को रिड्यूस करने का मतलब है सामने वाले को जिसके भी साथ रिएक्शन करेगा उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, इसी तरह से क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर देगा, और लॉस करते ही डी में 4 की जगह कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और 3 होते ही T2G, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमें पढ़ने को मिलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में। ठीक है, तो इस T2G जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते ही वो हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। ठीक है, इसलिए क्रोमियम एक रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा और जो मैग्नीज है ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक हैज लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसका रीजन बताना है। देखिए, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2, तो यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक रीजन तो ये हो गया इसकी लोएस्ट एंथैल्पी के लिए। एंड वीक इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, और इसलिए क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, वो बहुत ही वीक रहेगा, जिसकी वजह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जिंक की क्या हो जाएगी, लोएस्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Cu1 पॉजिटिव इज अनस्टेबल इन एन एक्वस सॉल्यूशन। जो Cu1 पॉजिटिव आयन है वो एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल क्यों होता है, जबकि अगर हम चेक करें तो 3d10 4s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर S से निकलता है तो ये Cu1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3d स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद भी ये अनस्टेबल क्यों होता है एक्वस सॉल्यूशन में? तो उसका रीजन क्या है, Cu1 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। डिस्प्रपोर्शनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव और Cu में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये 1+1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, इसलिए कि एक्वस सॉल्यूशन में खुद को डिस्प्रपोर्शनेट कर लेता है, इसलिए ये एक्वस सॉल्यूशन में Cu1 पॉजिटिव आयन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है इथेनॉल टू ब्यूट 2 in 1 अल। तो बहुत सिंपल है, इथेनॉल के 2 मोल हम यहाँ पर लेंगे और ब्यूट 2 in 1 अल में कन्वर्ट करने के लिए एल्डोल कंडेंसेशन मेथड यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको सेकंड पॉइंट में हीट कर देंगे, और हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, जिससे हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। ठीक है, सेकंड है प्रोपेनोइक एसिड टू 2-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। यहां से हमें प्रोपेनोइक एसिड की फर्स्ट रिएक्शन करवानी है हैलोजन के साथ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, और सेकंड पॉइंट में या सेकंड स्टेप में H2O के साथ हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करवानी है, और वहां से हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा 2-क्लोरो, 3 कार्बन है, प्रोपेन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास सफिक्स है, तो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों ही कन्वर्जन हमने यहाँ पर चेक कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एल्कीन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 ऑन ओजोनोलिसिस। सबसे पहले हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है और उसकी हमें ओजोनोलिसिस करनी है। उससे हमें 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स B एंड C। कंपाउंड B गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट एंड ऑल्सो रिएक्ट विद आयोडीन एंड NaOH सॉल्यूशन। जो B कंपाउंड है वो फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देगा, ठीक है, मतलब फॉलिंग सॉल्यूशन के साथ उसकी रिएक्शन हो जाएगी, और साथ के साथ आयोडीन और NaOH की सॉल्यूशन के साथ भी वो रिएक्शन कर लेगा। कंपाउंड C डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बट फॉर्म आइडोफॉर्म। आइडेंटिफाई ABC, हमें ABC जो कंपाउंड है उनको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो B हमारे पास कंपाउंड है वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फेलिंग टेस्ट कौन कौन देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए, कंपाउंड B गिव फेलिंग टेस्ट, इट मस्ट बी एल्डिहाइड। ये क्या है, जरूर एल्डिहाइड ही है। ठीक है, कंपाउंड C नॉट गिव फेलिंग टेस्ट, जो कंपाउंड C है वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं दे रहा है, इट मस्ट बी एरोमेटिक एल्डिहाइड, या तो वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, या फिर वो एल्काइल एराइल कीटोन है, या फिर वो क्या है, कीटोन है। तो इस तरह से अगर हम चेक करते हैं तो जो हमारे पास फॉर्मूला था C5H10, देखिए ये क्या है, C5H10, इसको हमने ओपन किया, ओपन करके ये वाला फॉर्मूला बना। यहाँ से हमने जैसे ही ओजोनोलिसिस किया तो ओजोनोलिसिस करने के बाद एक तो एल्डिहाइड मिला हमें और एक कीटोन मिला। तो एल्डिहाइड तो फेलिंग टेस्ट देता है, जो कि B है जिसके बारे में लिखा हुआ है पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। देखिए, B गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। ठीक है, और दूसरा है C, जो हमारे पास है CH3CO ये मिथाइल कीटोन टेस्ट तो देगा। जो आइडोफॉर्म टेस्ट है ये क्या है, मिथाइल कीटोन टेस्ट है, और हमारे पास मिथाइल कीटोन यहाँ पर है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो मिथाइल कीटोन टेस्ट दे देगा, ये वाला फेलिंग टेस्ट देगा, और ये वाला फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। इस कोड के लास्ट क्वेश्चन के और में जो क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश विद ए सूटेबल केमिकल टेस्ट। हमें यहाँ पर 2 कंपाउंड्स गिवन है और हमें डिस्टिंग्विश करना है सूटेबल केमिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है
CH3CO CH2 CH3 और दूसरा है CH3 CH2 CH2 CHO। तो यहाँ पर ये तो एल्डिहाइड हो गया और ये कीटोन है। तो कीटोन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच है तो ये मिथाइल कीटोन है। और जहां पर आपको मिथाइल कीटोन दिखाई दे वहां पर आयोडोफॉर्म टेस्ट कंफर्मेशन होगा। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसे डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट कब होता है, जब हमारे पास मिनिमम एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो कीटोन के एक तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर CH3CO CH2 CH3 गिव दिस टेस्ट वाइल एल्डिहाइड नॉट गिव दिस टेस्ट। हम आयोडोफॉर्म टेस्ट में करते क्या है, I2 और NaOH को ऐड करते हैं, उसके बाद हीट करते हैं दोनों ही टेस्ट ट्यूब को, एल्डिहाइड के लिए भी और कीटोन के लिए भी। ब्यूटेनोन गिव येलो PPT CHI3। जो ये ब्यूटेनोन कंपाउंड है, कीटोन है, ये येलो PPT देगा किसका, आयोडोफॉर्म का। वाइल ब्यूटेनल विल नॉट गिव दिस आयोडोफॉर्म टेस्ट, जबकि जो ब्यूटेनल है, एल्डिहाइड है, वो इस टेस्ट को नहीं देगा, वहां से येलो PPT आयोडोफॉर्म वगैरह वहां से फॉर्म नहीं होगा। सेकेंड कंपाउंड है इथेनल एंड इथेनोइक एसिड। यहां चेक कीजिए, अगर हम ऐड करते हैं दोनों ही टेस्ट ट्यूब में NaHCO3 को, ठीक है, तो इथेनोइक एसिड विल गिव द ब्रिस्क इफर्वेसेंस ऑफ CO2। वहां से CO2 गैस जो होगी वो बुदबुदाहट के तौर पे निकलेगी वहां से, ठीक है, उस लिक्विड में से हमें निकलती हुई दिखेगी। एंड इथेनल विल नॉट, जबकि वहां से ब्रिस्क इफर्वेसेंस जो CO2 है वो इथेनल सॉल्यूशन में से नहीं निकलेगी। तो इस तरह से हम NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हेल्प से इथेनल और इथेनोइक एसिड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइम ऑफ एसीटोन। अगर एसीटोन ऑक्साइम की हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हमारे पास है CH3C CH3 और C पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन था, तो जो कीटोन है तो एसीटोन है ना, एसीटोन अगर उसका ऑक्साइम हम बनाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NOH नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ऑक्साइम ऑफ एसीटोन की। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस कोड के लिए, आइडेंटिफाई A to D। हमें यहाँ पर कुछ अननोन कंपाउंड्स गिवन हैं, जैसे कि A है, B है, C है और D है। ये चारों के चारों कंपाउंड्स हमें यहाँ पर चेक करने हैं। तो देखिए CH3COOH जब PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यहाँ पर Cl अटैच हो जाएगा। उसके बाद H2PDBaSO4 की प्रेजेंस में रोजनमंड रिडक्शन यहाँ से रिएक्शन होगी। उसके बाद इस B कंपाउंड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ होगी। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और इसी तरह से ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ होगी और उसके बाद फॉलो होगा हाइड्रोलिसिस। तो यहां से प्रोडक्ट मिलेगा हमें इस तरह से। इसको अगर ओपन करते हैं तो कैसे बनेगा, CH3CHOH और CH3। ठीक है, ये हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर CBSE क्वेश्चन पेपर 2023 के सेट ए को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आई होप कि इसमें आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।